आज ही मना ली सबने दिवाली, ऑनलाइन वालों ने, ऑफलाइन वालों ने, सबने। तो जिन जिन स्टूडेंटों ने टेस्ट नहीं दिया उनके घर वालों को मैं फ़ोन करूँगा आज, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया और जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो बहुत बढ़िया बात है। देखो गर्ल्स का रेशो ठीक रहा है, सबने लगभग अप्रोक्सीमेट टेस्ट दिया है और लड़कों ने टेस्ट किसी ने भी नहीं दिया, एक सिंगल लड़के ने भी टेस्ट नहीं दिया, एक दो लेसन को छोड़ के, उसके अलावा सारे लेसनों के टेस्ट किसी ने भी नहीं दिया लड़कों ने। तो इसीलिए देखो आए दिन जो रिजल्ट आते हैं, जो IIT का हो, नीट का हो, RS का हो, किसी का भी हो, 12th का हो, तो लड़कियां टॉप पे जा रही है, लड़के पीछे पीछे रहे। क्या त्योहार तुमसे ज़्यादा काम तो लड़कियों को होगा यार भाई, सबसे ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा काम तो लड़कियों को होगा। इधर को मम्मी की सुन रही होंगी, इधर को दादी की सुन रही होंगी, इधर किसी और की सुन रही होंगी कि तू काम नहीं कर रही, सफाई नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, फिर भी उन्होंने टाइम मैनेज करके अपना टेस्ट दिया। मैं आभार हूँ आप सबका और आप सबको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे से अपने टेस्ट को दिया और बहुत अच्छे से आपने आपका अचीव प्राप्त किया। क्योंकि देखो नंबर कम आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम टेस्ट दे ही नहीं रहे, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस हुए ना आज, चाहे कोई सब किसी का भी टॉप पर रिजल्ट आया हो, किसी का भी टॉप पे रहा हो, वो सबका ग्राफ ये रहा है कि उसने अच्छे से टेस्ट मैनेज किया है। और जिस स्टूडेंट ने टेस्ट अच्छे से दिए हैं उसके रिजल्ट को कोई रोक नहीं सका आज तक, ये पक्की मान लो। 2 4 5 10 बच्चे हैं वो लोग बिल्कुल भी मतलब लापरवाह हैं जो खूब अच्छे पढ़ने में हैं। तो उन लड़कों की बात लिस्ट तैयार करूँगा और उनके घर वालों को बता दूँगा, सारी बात पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट करूँगा। कल मैंने बोला था गर्ल्स ग्रुप से भी बात करी थी, तो गर्ल्स में सारी जुड़ी थी लगभग लड़कियाँ, एक दो को छोड़ के। और बॉयज़ ग्रुप में केवल और केवल अपने इतने लड़के हैं, उसमें से कोचिंग है अंदर, उसमें से 6 या 7 लड़के जुड़े थे बस। तो बड़ी शर्म की बात है, अगर तुम लोगों से फालतू की चैटिंग या फालतू की वो करने की बोलते तो तुरंत जुड़ जाते हैं आप लोग सब लोग, लेकिन आप लोग के काम बात के लिए आप लोग नहीं जुड़े। तो सबको जो भी चीज़ें बताई गई कल, जो भी चीज़ें समझाया गया वो सब फॉलो करें। जिसको जो डेट बताई गई है उस डेट के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करो, फिर बाकी चीज़ें मुझे आप अवगत कराते रहे कि सर ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं कर रही है, ठीक है। बाकी जिन लड़कों ने टेस्ट नहीं किया है उन लड़कों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग या तो टेस्ट दे लो, नहीं देते हो तो आप आपकी पढ़ाई की और आपकी जो लापरवाही है उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, तो कोई नहीं होगा आपका। क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैं सब आपके घर वालों को एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं कि आपका बेटा का ये टेस्ट में ये नंबर है और ये टेस्ट में आपके बेटा का ये टेस्ट का चीज़ों को दिया। एक मैं अगर देखो मेरी आदत है, मैं ज़्यादातर पेरेंट्स से जुड़ जाता हूँ लड़कों की लड़कियों के, क्योंकि पता तो लगे उनको आपका बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है कहाँ नहीं पढ़ रहा है। अब बहुत से जो रईस जाते हैं कि यार हमारे परिवार में बहुत अच्छे पैसे हैं, हमको क्या करना पड़ना। उनके बाद में एक बात कह देता हूँ, देखो पर्वत का भी उड़ा जाता है, इसलिए पढ़ लो, मेहनत कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। क्योंकि सर्दियाँ चालू हो गई और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम बीमार हो गए, बहुत से क्या होता है फैशन के तौर पर गारंटी की इच्छा दिखाते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ या लड़के भी हो सकते हैं, वो भी ग्राफ है कि दिखावटी के लिए वस्त्र नहीं पहनते जो सर्दी वाले हैं, जैकेट वगैरह नहीं डालते, वैसे आप क्या आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप एक दिन बीमार हो रहे हो तो आपके सीधे सीधे 6 दिन मिलते हैं, तो आप ज़्यादा भाई मोटी जैकेट डालकर, ज़्यादा नहीं तो हल्की जैकेट डाल के रहो। सुबह उठते टाइम जैसे आप बाहर जाते हो और आप जैकेट वगैरह नहीं डाल के जाते तो आपके बीमार होने के चांस पूरे होंगे, बीमार होने के चांस पूरे रहेंगे। उसको बचाने के लिए एक ही बात है, आप आपकी जब रजाई में सोचो सबसे पहले आपकी जो जैकेट है या पहन के सोते हैं, बहुत सारे जो ठीक है नहीं पहन के सोते हैं वो लोग पहने और फिर आप बाहर जाए, तब बचोगे आप। रात को पढ़ो, पढ़ते टाइम एक ही बात है, रजाई का सहारा बिल्कुल भी ना ले। बेड पे, खाट पे, चारपाई पे आपकी रजाई दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था, 5 स्टेप शेयर किए पढ़ने। पहले वो अच्छे से टेबल पढ़ता है, फिर कंबल डालता है, फिर यूँ आड़ा पढ़ के पढ़ता है, फिर बैठ के पढ़ता है, फिर लास्ट में किताब लेके पढ़ा पढ़ता है, फिर सो जाता है। ये सिचुएशन हमारी होती है। तो ये सिचुएशन को चेंज करने के लिए सीधी सी बात है कि आप रजाई का सहारा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये बॉडी जितनी गर्म होएगी उतनी जल्दी नींद आने के चांस है। घर देखो, घर की बात है, वैसे एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ बेटर हो, चाहे घर हो चाहे कमरा हो। हम लोग घर गए, मैं खुद घर गया तो मेरा रूटीन था, मैं यहाँ लगभग 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे पहले 4 एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं 8 बजे से पहले उठ गया। मतलब फिर भी कोई हाँ जब उठ गया बोर्ड सब चला लिया,
गाने सुन लिए, फिर गए सो गया। तो मतलब ऐसा रूटीन होता है कि अपना यहाँ कमरे आज कोई दिक्कत ही नहीं, आपने 4 बजे उठ गया, कोई फील ही नहीं हुआ। माँ अगर कोई उठा दे तो इतना बुरा गुस्सा आता है कि 8 बजे उठ रहा हूँ, रात को वही 12-1 बजे तक आराम से मोबाइल चला के सो रहे। तो मतलब एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। आप लोग अगर जैसे आपके यहाँ कमरे में घर पे जहाँ पढ़ रहे हो तो आपका रूटीन उसी के अकॉर्डिंग है, तो आप प्रकृति के साथ मतलब आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो और आपके पास आपकी बॉडी को चाहिए कि मुझे तो 4 घंटे रिलैक्स चाहिए 1 घंटा, तो आप रिलैक्स लीजिए। तो जब हम बॉडी के अपोजिट जाएंगे तो दिक्कत होने वाली है, सीधी सी बात। तो इसलिए आप समझे। और एक मेरा निवेदन यही है कि अब बर्बादियाँ चालू होने वाली है सारी, मतलब शादियाँ, तो जो भी हो तो आप सब लोग ना जाएं तो बहुत बेटर है, आवश्यक हो तो ही जाएं। सबसे मैं एक ही बात कहूँगा, सब अपने अपने कपड़ों पे चांदी सोना जो भी चीज़ है उस पर पैसे खर्च कर देते हो आप लोग, लेकिन आप आपकी बॉडी के लिए भी खर्च करो, आपके शरीर के लिए बादाम है जो भी चीज़ है उसके लिए भी आप खर्च करो, क्योंकि शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, और नहीं शरीर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं। तो है ना कुपोषण की शिकार शाम जैसे, तो जैसे कुछ खाओ पियोगे और बढ़िया तरीके से तो बढ़िया रहेगा, और नहीं और पैसों का ऐसे ही खर्च कर रहे हो, कपड़ों के चलो लेकर 1500 कपड़े भी आते हैं, एक जींस का पैंट लिया है, लड़की एक सूट लिया है 1500 रुपये में से आप सूट लाओ, लेकिन 1500 1000 का सूट ले लो, 500 के आपके खाने की चीज़। क्योंकि भाई मैं सही कह रहा हूँ, अगर खाया पिया नहीं ना तो ये शरीर में कुछ नहीं बचेगा। आप पढ़ रहे हो 6-7 घंटे, खा पी कुछ ढंग से नहीं रहे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाएगी, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका शरीर बॉडी सूखने लग जाएगा। और ये जो बहुत से बच्चे बोलते हैं हमारे खून की कमी हो रही है, हमारे हो रही है, बेवकूफ़ हो तुम, एक नंबर के बेवकूफ़ पर्सन हो। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों का यह हाल होता है कि खून की कमी हो रही है, वो हो रही है, रीजन है इसमें। रीजन एक ही बात है कि आप लोग क्या नखरे वाले बच्चे हो, पालक आप नहीं खाते हो, क्यों? हरी सब्जी खाना ही पसंद नहीं। तो सीधी सी बात है भाई लोगों, अगर जिसके भी प्रॉब्लम होती है वो बच्चे सीधे से ध्यान रखें कि आप अनार का सेवन करें, और फिर आप चकुंदर खाएं खाने में। अब चकुंदर खावा को देख, चकुंदर शक्ल देगा, चकुंदर खाएंगे ना, चकुंदर खाएंगे क्या उनको बेवकूफ़ हो तुम लोग? लेकिन चकुंदर सबसे बेस्ट सलाद के रूप में है, चकुंदर गाजर मूली। ये टाइम अगर ये टाइम देखो किसी घर में जरूर लेता अनार खाए, 100-150 रुपये 200 रुपये अनार होते नहीं लाता। अरे घरेलू चीज़ इतनी है, आप खाते तो देखो यार, एक 7 दिन में 2-3 दिन दाल खाओ आराम से। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मेरे को डेली दाल दे दो मैं उठता नहीं डेली, क्योंकि हॉस्टल में हम रहे हैं 5-6-7 तो हॉस्टल में एक टाइम दाल मिलते तो वही आदत है। इसमें चने की दाल मिलते तो हम रहता है पनीर छोड़ दो दाल खावा, क्योंकि देखो प्रोटीन अगर नहीं लोगे सीधी सी बात है, फिर उसके बाद सोयाबीन लो, आप सोयाबीन की सब्जी लो। सोयाबीन की सब्जी को आप समझते हो कि यार वो तो ऐसे ही काच से है, ऐसे अच्छी नहीं है, लेकिन सोयाबीन सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। पालक सोयाबीन, और उसके अलावा आप संभव हो सके तो देखो आप इस टाइम में अगर आपके खेती बाड़ी वाले पर्सन हो, आप यार गाँव के हो, गाजर मूली का सेवन जरूर करें, और हो सके संभव हो सके तो आंवले का सेवन जरूर करें। आंवले का मुरब्बा ले सकते हो, सर्दी आ गई तो मुरब्बा खाने लगे, सब्जी मुरब्बा जो भी है वो जरूर करें। तो ये जो खून वगैरह है सारा ठीक चलेगा, एक खाने को सही से ले, खाने का गर्म खाना खाए, शेड्यूल से खाना खाए, तब जाके आपकी बॉडी का मेंटेनेंस होगा। और जो ये खून की कमी वाले जो इंसान होते हैं वो इंसानों का सीधा सी बात है तनाव ज़्यादा है उन्हें। तनाव होने के साथ साथ में वो लोग अपनी डाइट को, अपने शरीर को टाइम से केयर नहीं कर पा रहे। जब तुम दुनिया की कदर करने जा रहे हो तुम खुद की कदर कर नहीं रहे, तो काय की दुनिया की कदर करोगे तुम यार? इसलिए आप सब लोग अपनी डाइट का विषय देखो। कर्नल साहब ने एक ही बात कही है, अच्छी शिक्षा जब ये जब अच्छा स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य रखोगे तो अच्छी शिक्षा लोगे आप। तो बढ़िया से डाइट रखो, फिक्स रखो। आप सुबह आप दूध ले लो आराम से, अगर आपको दूध पसंद है तो, दूध पसंद नहीं है रात को सोते टाइम अगर बीच में दूध नहीं लेते हो तो नींद ज़्यादा आती है, तो चाय का सेवन करो, कॉफ़ी का सेवन करो, ताकि आपकी नींद हो जाए। ये बोलते हैं, मैंने कई बच्चों से, कई मेरे साथियों से भी सलाह ली है, तो एक ही बात कहते हैं रात को पढ़ते टाइम अगर कॉफ़ी या चाय लेते हैं तो नींद नहीं आती। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अपनी बॉडी के ऊपर होता है डिपेंड कि आपकी बॉडी क्या रोल मांगती है। किसी बच्चे को आदत होती है रात को लेट तक पढ़ने, जब सर्दी है आराम से 1-2 बजे तक पढ़ लो, आराम से सुबह 6-7 बजे तक उठ जाओ, ये शेड्यूल बनाओ। और जो बच्चे बोलते हैं भूल जाते हैं बार बार और याद करते हैं, तो भाई उनका कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन के शिकार है, वो सीधे से मन भटकाव के शिकार है।
और जो इंसान मन भटक गया उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है कि मन को कंट्रोल करें। आप सोच नहीं सकते, अगर ये मन भटक गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप सब अच्छे से मेहनत करें, एक अपने जो भी शरीर है उसको सही से रखें, खाने वगैरह का ध्यान रखें, खाने वगैरह को अच्छे से लें। जो पूरी की कमी वाली मुनक्का है किशमिश आती है ना, मुनक्का की किशमिश, उसको भिगो को रात को सुबह खाओ तो बिल्कुल सही हो जाएगी, आप कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप मेडिसिन डॉक्टर की सलाह लें, आप अच्छे से करें, क्योंकि खून की कमी होगी, चक्कर आएंगे आपको, आपका दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी, या आपको नींद आए, बिल्कुल वीकनेस हो जाएगी। तो इसलिए आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओ, मेहनत करो आप। सबसे बड़ा मेरा डायरेक्शन एक ही बताए, मैं स्वास्थ्य पे इसलिए ध्यान बोलता हूँ क्योंकि हमारा अगर स्वास्थ्य खराब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। मान लो मेरा आज जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो मेरे 4 दिन नहीं पढ़ पाऊँ, मैं कितने भी हाथ पैर पढ़ा लूँ नहीं पढ़ पाएंगे, तो नींद आएंगे। इसलिए पहले अपना शरीर है, बाद में अपनी पढ़ाई। तो पहला अच्छा स्वास्थ्य रखो, फिर अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आज से सब लोग फॉलो करेंगे चीज़ों को और फिर मुझे बताएंगे कि सब बिल्कुल ठीक है। तो आगे देखो साहब, अपना एक 90 पार्ट का एक टॉपिक बच रहा था, परावर्ती दूरदर्शी, है ना, उसको आज हम पूरा करते हैं। और आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। 90 पार्ट का आपका 1 तारीख को 2 तारीख को टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट आप सबका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन दे देना, आ नहीं सकते क्योंकि प्रत्येक दिन घर वाले लाना संभव नहीं है। तो जब भी प्री बोर्ड लगेंगे, प्री हाफ ईयरली लगेंगे, उसमें आपको आना पड़ेगा, ये पक्की मान लो, ठीक है। 3 आवर्स का जो टेस्ट होगा उसमें आपको नेसेसरी आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी आप निभाओगे, मैं नहीं निभा सकता उसमें, ठीक है भाई। तो प्री हाफ ईयरली, और आपको पता है कल अर्धवार्षिक का टाइम टेबल डल गया, मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था। आपकी अर्धवार्षिक 10 दिसंबर से चालू है, 10 दिसंबर से। तो जब अर्धवार्षिक 10 दिसंबर से चालू है तो आपका 15 नवंबर तक आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश और आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए आप, ठीक है भाई। और ये चीजों को ध्यान रखें आप, है ना। तो आगे देखो, अपना है परावर्ती दूरदर्शी। तो देखो भाई, अपन ने अपवर्ती दूरदर्शी तो पढ़ ही लिया था, अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ लिया था। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या क्या था देखा वीर सिंह? अभिदर्शक कैसा था, छोटा द्वारक था, बड़ा अभिदर्शक बड़ा, बड़ा द्वारक, और फोकस दूरी बड़ी थी, और सूक्ष्मदर्शी में छोटा था, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है भाई। अपन पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। तो देखो ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ये जो टॉपिक है ना, ये परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती, इसका जो डायग्राम है ना, इसको बोर्ड एग्जाम कई बार पूछ चुका है, नामांकित चित्र बनाओ परावर्ती दूरदर्शी। तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखिए ना। और अब आपका जो टेस्ट देखो, जिन बच्चों ने टेस्ट दे लिया सेकंड बुक का, उनका चलेगा फर्स्ट बुक का टेस्ट अब, और फर्स्ट बुक का। और जिन बच्चों ने फर्स्ट बुक का दे लिया, जो अपनी कोचिंग के हैं वो बच्चे जो फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल के हैं, उनका फर्स्ट बुक का दोबारा से चलेगा, ठीक है भाई। तो आपका मेरे अकॉर्डिंग आपकी हाफ ईयरली से पहले मैं अच्छे से करूंगा, और 2 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में 2 हाफ ईयरली आपकी प्री हाफ ईयरली हो जाएंगी। 2 अर्धवार्षिक लूंगा मैं, उसके बाद आपका गवर्नमेंट अर्धवार्षिक जो पेपर देगी वो आप देना। तो ये तो मैं डेट डिसाइड कर दूंगा आज या कल में। तो आपकी डेट होगी आपकी 2 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर के बीच में, या 5 दिसंबर के बीच में 2 हाफ ईयरली लगेंगे आपकी पहले किताब की। तो अब आप जब तक आपकी 2 हाफ ईयरली लगेंगी उस तक आप आपका फर्स्ट बुक का अच्छे से रिवाइज कर लेना। फर्स्ट बुक की लगेगी हाफ ईयरली, सेकंड बुक की नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट बुक का देखो, आज कितनी तारीख है, 29 तारीख है। तो आप या 5 तारीख से ले लेंगे, 2 से नहीं 5 से ले लेंगे, बिल्कुल सही, 5 से लेके 8 तक के बीच में ले लेंगे, 7 तक के बीच ले लेंगे। तो आप लोग नहीं, तो नवंबर बाकी है ना अपने पास, क्या दिक्कत है, हाँ फिर सही है, नवंबर का महीना बच रहा है अपने पास। तो अपन ले लेंगे भाई इसको 2 दिसंबर से ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास नवंबर है, नवंबर में अपन फर्स्ट बुक को कंप्लीट अच्छे से टेस्ट लेंगे अपन, ठीक है। एक सिंगल पार्ट का लेंगे, 2 का नहीं लेंगे। पहले सिंगल का ले लूंगा, फिर उसके बाद में डबल का ले लेंगे, ऐसे कर नहीं, सिंगल का ले लेंगे, फिर 4 पार्ट का लेंगे एक साथ, ठीक है। तो आप देखो, जो मेरी क्लास का, जो मेरी कोचिंग का, जो मेरी टेस्ट दे रहा है, मैं डेफिनेट आज लिख के देता हूँ, टॉप % बना के जाएगा यहाँ से, आप लिख के ले लेना उन्हें। तो देखो भाई, परावर्ती दूरदर्शी क्या होते हैं, देखो अपवर्ती जो दूरदर्शी था उसमें क्या था कि बड़े अभिदर्शक बड़े आकार का था, बड़े द्वारक का था। तो उन सब के कारण उनमें क्या होता था, 2 समस्या उत्पन्न हो गई थी उसमें। एक तो क्या हो गया था, गोलीय विपतन और एक वर्ण विपतन। तो 2 समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उसमें अपवर्ती दूरदर्शी में, तो गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोष उत्पन्न हो गया था। तो वर्ण विपतन जो दोष था, वो दोष को मैंने आपको एक बार समझा भी दिया और लिखा भी दिया मैंने आपको।
कि वर्ण विपतन में क्या होता है भाई, कि वर्ण विपतन में सर ये होता है कि जब हमारे पास सूर्य का जो प्रकाश आता है, मतलब हमारे पास में क्या होता है, श्वेत प्रकाश आता है। तो जो श्वेत प्रकाश हमारे पास में आता है और जो आपका जो अपवर्ती जो दूरदर्शी था, उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास प्रकाशित किरण आ रही थी वो आने के बाद कहां से अपवर्तित होकर फोकस से गुजर रही थी, यही बात हम बोल रहे थे। और हमने वर्ण विपतन में एक पढ़ा था कि अपवर्तित दूरदर्शी में हमने पढ़ा जो श्वेत प्रकाश आता है, और अपवर्तित दूरदर्शी में क्या होता है, अस्पष्ट धुंधला और चमकीला प्रतिबिंब बनता है। इन सब की जो ये चमकीला प्रतिबिंब क्यों बनता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश आएगा, और श्वेत प्रकाश अपने पास में आ रहा है तो इसका द्वारक बड़ा है, तो बड़ा द्वारक है तो उसका प्रतिबिंब अपन को थोड़ा कम दिखाई देगा, नहीं देगा। भाई डूंगर बहुत बड़ा है पर्वत, और हम यहाँ से देख रहे हैं तो कैसे दिखाई देगा, हमको धुंधला है, थोड़ा सा दिखाई देगा, नहीं देगा। तो इसमें एक ही बात ध्यान देना कि लेंस का वह दोष, इसके कारण मुख्य अक्ष के जो समांतर जो प्रकाश की किरण चलेगी, तो ये चलने के कारण फोकस से नहीं जाएगी तो, लेकिन ये क्या होगा, जो श्वेत प्रकाश आएगा ये विभिन्न रंगों में टूट जाएगा, 7 रंगों में टूट जाएगा। इससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें वर्ण विपतन दोष क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें वर्ण विपतन दोष उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ण विपतन ये प्रकाश कितने रंगों में टूट जाएगी, 7 रंगों में टूट जाएगी। तो इसमें वर्ण विपतन दोष उत्पन्न हो जाएगा, इसमें अपवर्तित दूरदर्शी। बात आ गई समझ में कि अपवर्तित दूरदर्शी वर्ण विपतन क्या होगा कि हमारे पास सूर्य से प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश, और वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, समांतर आने के बाद वो प्रकाश किरण सीधे फोकस से जानी चाहिए, लेकिन वो फोकस से नहीं जाती, किस तरह 7 रंगों में टूट जाता है, वो अलग अलग रंग, फिर हमको चमकीला और धुंधला से एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। तभी तो हमारा इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष 7 रंगों में तो टूटता है, जब जाके इंद्रधनुष दिखाई देता है वो 7 रंग बनते हैं। तो ये अपनी समस्या हो जाती है वर्ण विपतन। इसको दूर करने के लिए ही परावर्तित दूरदर्शी का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि अभिदृश्यक जो है, जो बड़े आकार के होते हैं, बड़े द्वारक होता है, इनको ठहराना एक जगह पे बहुत मुश्किल होता है। इस बात आती है, दूसरी बात आती है गोलीय विपतन दोष होता है। तो गोलीय विपतन में क्या है, एक ये उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है, देखो भाई ये हमारे पास में उत्तल लेंस हो गया। अब इसमें क्या होती है, 2 प्रकाश की किरण आती है समांतर, 2 प्रकाश की किरण क्या आती है भाई, समांतर आती है, 2 प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष का। अब जब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो इसकी दूरी अधिक होती है, इसकी दूरी अधिक होती है, इसकी कम होती है, मतलब कि इनकी जो लेंस है उसकी वक्रता के कारण इसकी मोटाई अलग अलग और स्थान अलग अलग होगा। तो ये अलग अलग होने के कारण इसकी मोटाई और इसका स्थान जो है वो अलग अलग। कैसे, अगर कांच का लेंस लेंगे तो उसमें अधिक अलग आए, क्यों कि एक प्रकाश की ये प्रकाश किरण आ रही है तो ये बाद में अपवर्तित होकर बाद में पहुंच रही है, और ये अगर इसकी लंबी दूरी तय कर रही है तो ये कम समय में ज्यादा समय में पहुंच रही है, और ये अगर तुरंत अपने पास में कम दूरी से आ रही है तो तुरंत पहुंच रही है, और ये अधिक दूरी से आ रही है तो बहुत देर बाद में पहुंच रही है। तो इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, गोलीय विपतन दोष। इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए ही परावर्तित दूरदर्शी का यूज किया गया। कहने का मतलब कि वर्ण विपतन और गोलीय विपतन दोनों दोषों को दूर करने के लिए कौन सा यूज किया गया, अपने पास में परावर्तित दर्शी का यूज किया गया। तो आप चाहो तो मैं आपको गोलीय विपतन और वो क्या बोलते हैं वर्ण विपतन दोनों लिखा देता हूँ। बाकी ये आता कम है, आ जाए, हो सकता है कि कोई पता नहीं है तो लिखो आप, बाकी और मैं समझा देता हूँ, लिख लो आप, लिखो। हम जानते हैं कि बाकी ये जरूर है ऑनलाइन क्लास के अंदर और चाहे ऑफलाइन क्लास के सारे जितने अपने पास बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी हैं उतने में से दोनों बैचों में से एक ऋचा मीना एक ऐसी स्टूडेंट है जो प्रत्येक अपने जो क्लास आते हैं उसके ऊपर उसका कमेंट मिले, बाकी बच्चों का बहुत कम कमेंट। तो मैं सबसे एक ही बात कहूँगा कि यार तुमको जोर आता है तो मत करो, और तुम्हारा मन करता है तो कर दिया करो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इनको पहले वर्ण विपतन हेडिंग दो छोटी सी, वर्ण विपतन। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। तो प्रतिबिंब रंगीन धुंधला दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब रंगीन व धुंधला दिखाई देता है। लेंस का वह दोष, लेंस का वह दोष जिसके कारण मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस का वह दोष जिसके कारण
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फोकस बिंदु से गुजरती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ वर्ण वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ वर्ण वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्ण वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यहाँ प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूट जाएगी, 7 रंगों में टूट जाएगी। तो प्रतिबिंब एक बिंदु पर नहीं बनता, दूर बनता है। इसका निवारण परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। इसका निवारण परावर्ती दूरदर्शी में किया गया। अगला पॉइंट डालो, गोलीय वितरण। इसमें डालो, इसमें उत्तल लेंस होता है, जिसमें क्या लिखा भाई? लेंस होता है जिसमें 2 प्रकाश की किरणें आपतित करवा दी जाती है। 2 प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। ये किरणें फोकस बिंदु से जाएंगी। लेंसों में पथों की लंबाई अलग अलग होती है। अर्थात वक्रता के कारण मोटाई अलग अलग स्थान पर देखिए, वक्रता के कारण मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होने के कारण वक्रता के कारण मोटाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होने के कारण से एक समस्या उत्पन्न होती है, उसे गोलीय वितरण कहते हैं। वैसे इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो भाई ये होता है वर्ण वितरण और गोलीय वितरण। गोलीय वितरण, वर्ण वितरण में तो एक ही चीज याद रखो, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो सीधी फोकस से जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि 7 रंगों में टूटेगी और 7 भागों में टूटने पर उसमें क्या हो जाएगा, वर्ण वितरण हो जाएगा।
और गोलीय विवर्तन में आप ध्यान रखो कि लेंस की वक्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। मतलब एक प्रकाश की किरण है तो उसकी दूरी अधिक होगी, दूसरी अधिक हो सकता है उसकी कम हो सकता है उसकी अधिक हो उसकी कम हो, तो उसकी दोनों की कम ज्यादा है अब होने के कारण उनकी क्या हो जाएगी, पथों की लंबाई अलग अलग होगी लेंस की, तो उसके कारण क्या हो जाता है उसमें गोलीय विवर्तन दोष उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए ही परावर्ती दूरदर्शी का यूज किया गया है। तो अब लिखो हेडिंग 2 परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी देखो भाई, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें क्या होता है भाई, सुनो भाई, समझो, ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है कि अपवर्ती दूरदर्शी के कारण कैसा बन रहा है, चमकीला और धुंधला प्रतिबिंब बन रहा है, चमकीला और दूर प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसकी विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें जो उत्पन्न वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन जो दोष उत्पन्न हुए हैं, उन दोनों दोषों को दूर करने के लिए ही परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग किया है। कि जो अपवर्ती दूरदर्शी की कमी को दूर करने के लिए ही परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग किया गया है। ठीक है, बात समझ में आई कि उसका चमकीला प्रतिबिंब बनता है उसके कारण, और उसकी विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हम किसका यूज कर रहे हैं भाई, परावर्ती दूरदर्शी का यूज कर रहे हैं। बात आ गई समझ। अपवर्ती दूरदर्शी में हम क्या करते हैं कि बड़े अभिदर्शक, बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस लेते हैं, और उस अभिदर्शक जो बड़े जो द्वारक का जो अभिदर्शक लेंस है उसका आकार बड़ा द्वारक है, तो बड़ा होने के कारण इसको क्या करते हैं, इसको ठहराने में मुश्किल उत्पन्न होती है, इसको लगाने में मुश्किल होती है। बड़ा होगा महंगा भी आएगा, कॉस्टली भी आएगा, और जगह भी ज्यादा घेरेगा, तो मतलब हमको असुविधा होती है। तो उन सबको निवारण के लिए परावर्ती दूरदर्शी में क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, एक सिग्नल छोटा सा होता है, उसके किनारे पतले होते हैं, तो किनारे पतले होते हैं तो उसको कहीं भी अपन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मोड़ के अपन उसको कहाँ भी ठहरा सकते हैं। बात आ गई समझ में। अपन चश्मा लेने जाते हैं, देखते हैं अपन ने कई बार वो अवतल दर्पण होता है, कहीं उसको एक छोटा सा होता है, उसको कहीं भी ठहरा दो। और अगर हम अपने पास में अपवर्ती दूरदर्शी वाले ले रहे हैं तो मोटा सारा आएगा, बहुत बड़ा आएगा, बहुत ज्यादा जगह घेरेगा, बहुत कॉस्टली आएगा, तो कौन दिक्कत होगी कि नहीं। तो इसलिए बड़े अभिदर्शक द्वारक की जगह हम जो अवतल दर्पण का जो यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। और अपवर्ती दूरदर्शी के वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। बात आगे समझ में नहीं आई, दिक्कत ठीक है। देखो भाई, हेडिंग दो परावर्ती दूरदर्शी, या इसका दूसरा नाम भी है एक मिनट, दूसरा नाम है इसका कैसे ग्रेन दूरदर्शी, ग्रेन, कैसे ग्रेन दूरदर्शी। अरे लिख लो कैसे ग्रेन, इतना लिखवा तो भाई। लिख लिया भाई। अब इसमें लिखो भाई कि अपवर्ती दूरदर्शी से, अपवर्ती दूरदर्शी से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने तथा विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना चाहिए। लिख लिया, लिख लिया क्या। इसमें लिखो बड़े अभिदर्शक का द्वारक बनाना कठिन है क्योंकि ये भारी होते हैं। बड़े अभिदर्शक का द्वारक बनाना कठिन है क्योंकि ये भारी होते हैं, क्योंकि ये भारी होते हैं। इन्हें किनारों के सहारे रखना, इन्हें किनारों के सहारे रखना, टिकाकर रखना, इन्हें किनारों के सहारे टिकाकर रखना कठिन है।
ये प्रकाश का अधिक अवशोषण करते हैं। भाई मोटा होगा तो अवशोषण अधिक करेगा ही करेगा, आप भी जानते हो। ये प्रकाश का अधिक अवशोषण करते हैं। बड़े द्वारक के कारण गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोष बढ़ जाता है। बड़े द्वारक के कारण गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोष बढ़ जाता है। लिख लिया भाई, आगे लिखो। अपवर्ती दूरदर्शी की इस कमी को दूर करने के लिए, अपवर्ती दूरदर्शी की इस कमी को दूर करने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी की इस कमी को दूर करने के लिए परावर्ती दूरदर्शी में, अपवर्ती दूरदर्शी की इस कमी को दूर करने के लिए परावर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक का परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूरदर्शी में वर्ण विपतन तथा गोलीय विपतन नहीं होता है। ऐसे दूरदर्शी जिसमें अभिदृश्यक के रूप में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्ती दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, अभी को बनाओ। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा दूर स्थित बिंदु को चमकीला और उसकी विभेदन क्षमता को बढ़ाते हैं अपवर्ती दूरदर्शी में। तो इसमें अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक का विदृश्यक लेंस होता है और उस लेंस को हमको भारी होता है, उसको किनारों के सहारे टिका कर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए उसमें वर्ण विपतन दोष और गोलीय विपतन दोष क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हम परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोष समाप्त हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्ती दूरदर्शी। ये पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब हमारी होती है बनावट चालू। हमारी क्या होती है भाई इसमें? बनावट। तो देखो साहब, पेन पकड़े 7 दिन हो गए, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। देखो भाई, बनावट का जो डायग्राम है उसको अच्छे से समझ लेना आप। इसमें देखो भाई, ठीक है, ध्यान से बना लो, चाहे सत बना लो, कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में समझाना ही बाकी रहेगा।
बना लो ना। बना लो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ दर्पण में वर्ण विवर्तन और गोले विवर्तन नहीं होता, पहले बता चुका हूँ। अब मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भेजूंगा अब इसके, तो आप अच्छे से कर बना लिए। तो देखो भाई इसमें क्या है, देखो परावर्ती दूरदर्शी बोल सकते हैं इसको, कैसे ग्रेन दूरदर्शी बोल सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ ये नाम भी आ सकता है कैसे ग्रेन दूरदर्शी। बाकी इंग्लिश में याद रखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग इंग्लिश में एक ही नाम होता है। इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक नाम से होगा तो हिंदी में 2 3 4 नाम हो सकते हैं। तो देखो लिख सकते हो आप, लिखो तो इंग्लिश में है ना। तो अब इसमें क्या होता है देखो भाई कि परावर्ती दूरदर्शी की जो बनावट है उसमें हम क्या करते हैं, तो बड़े आकार और बड़ी फोकस दूरी का दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। जो भाई सुन रहे हो मेरी बात को, कि परावर्ती दूरदर्शी की बनावट में हम क्या कर रहे हैं, वही इसमें बड़ी फोकस दूरी बड़े आकार का द्वारक में बड़े आकार का दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें बात समझ में आ गई इतनी। फिर हमने एक बात और देखी, इसके मध्य भाग में हमने द्वितीय दर्पण और रख दिया और इसमें एक नेत्रिका का प्रयोग किया जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है हमसे। ये तो इसकी बनावट। फिर इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि दूर स्थित वस्तु है अनंत पर, तो यहाँ से दूर स्थित वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो टकराती है भाई अभिदृश्यक दर्पण। तो यहाँ से परावर्तित होकर, क्यों दर्पण परावर्तित हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित होकर प्रकाश की किरण द्वितीय दर्पण पर आपतित होती है। तो द्वितीय दर्पण पर आपतित होने के बाद ये किरणें क्या होती है, यहाँ से चलने के बाद नेत्रिका पर जाकर पहुंचती है और यहाँ से अपवर्तित होकर ये क्या बनाती है, अंतिम प्रतिबिंब। क्यों, नेत्रिका पर लेंस है तो लेंस पे अपवर्तित होंगी, दर्पण पर परावर्तित होंगी।
समझे मेरी बात को कि आपके पास सबसे पहले दूर कोई यह वस्तु थी अनंत पर, यहाँ से आपकी प्रकाश की किरणें चलने के बाद एक कहाँ टकराई शिवराम, दर्पण पर, अभिदर्शक दर्पण, और अभिदर्शक दर्पण हमने अवतल दर्पण लिया है, यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तित होकर कहाँ गई है, द्वितीय दर्पण पर आ गई। यहाँ अपन यही तो करते हैं, अपन कई बार जो टॉस देते हैं, कई बार जो रैली मेले होते हैं, जो सामने वाले इंसान को देखने के लिए यूँ देते हैं सीधा फोकस, तो दीवार पे देते हैं, दीवार पे टकराने के बाद हमको वो दिखता है फिर, है ना? महसूस किया होगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत अनुभवी आदमी हो सारे, शीशे से कर रहे हैं उसने। पूरा अनुभव कर रखा है इसने, छत पे चढ़ के शीशे को भी यूँ देख के। सूरज आ रहा हाँ, है। तो अब सर्दी आ गई तो यही काम है कि एक छत से दूसरे छत पे आराम से शीशे को देखो, यूँ देना, यूँ चौंधा पड़ना। हाँ, ये काम मत करना, जूते बड़े गिर देना ना, ऐसे मत करना। तो इधर देखो सारे के सारे, वो गाना भी चलता है कि वो वाला कौन सा होता है, मुझे मेरे हॉस्टल वाले दिन वापस, हॉस्टल वाली छत पे, और याद आ गया होगा तुमको। हॉस्टल लाइफ। हाँ, मुझे मेरे यारों के साथ है। तो देखो चलो बातें छोड़ो, अब अपन टॉपिक पे आओ। तो अपने जो प्रकाश किरण कहाँ आपतित हुई, यहाँ पर, और यहाँ से आपतित होने के बाद ये प्रकाश किरण परावर्तित होने के बाद कहाँ पहुंची, द्वितीय दर्पण पर। यहाँ से जाने के बाद चल कर कहाँ हुई कि ये लेंस से क्या हो गई, ये अपवर्तित हो गई, और फिर लास्ट में क्या बनाया इसने, अंतिम प्रतिबिंब। बात इतनी सी है, लिखो आप। कैसे ग्रहण दूरदर्शी में, मैं कैसे ग्रहण इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके मतलब याद रह जाएगा। कैसे ग्रहण दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़ी फोकस दूरी, कैसे ग्रहण दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़ी फोकस दूरी, अभिदर्शक के रूप में, ऐसे लिखो, अभिदर्शक के रूप में एक बड़ी फोकस दूरी, बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है, बड़ी फोकस दूरी, बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है। इस दूरदर्शी में मध्य भाग में द्वितीय दर्पण का उपयोग करते हैं, मध्य भाग में द्वितीय दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, तथा नेत्रिका के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लिखिए, अब लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करते हैं। दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अभिदर्शक दर्पण से परावर्तित होकर द्वितीय दर्पण पर आपतित होती हैं, द्वितीय दर्पण पर आपतित होती हैं। द्वितीय दर्पण से चलने वाली प्रकाश किरणें, द्वितीय दर्पण से चलने वाली प्रकाश किरणें, द्वितीय दर्पण से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्रिका से अपवर्तित होकर नेत्रिका से अपवर्तित होकर अंतिम प्रतिबिंब बनाती है। अब लिखो भाई, परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसको आप खुद करोगे अपवर्तित दूरदर्शी की तरह, ठीक है। जगह छोड़ दो, अपवर्तित दूरदर्शी में करवाई मैंने, वही आएगी, ठीक है, कर लेना।
मुझे चेक करवा लेना, कोई गलत निकलेगा ना कोई चीज। अब लिखो परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं, क्या पता पूछ ले 1 नंबर में, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं। देखो परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब, पहली विशेषता, जगह छोड़ देना वो आप लिख लेना घर से। लिखो भाई परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा, अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। परावर्ती दूरदर्शी में वर्णवितरण दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में यह दोष होता है। अगला पॉइंट डालो, इस दूरदर्शी में दर्पण के उपयोग से, दर्पण के कौन से अवतल दर्पण के उपयोग से, परवलयाकार दर्पण के उपयोग से, इस दूरदर्शी में दर्पण के उपयोग से वर्णवितरण और गोलीय विपतन को दूर करते हैं, वर्णवितरण और गोलीय विपतन दोष को दूर करते हैं। अब एक नोट लगाओ, चलो एक और लिख लो, वो एक विशेषता लिख लो, दर्पण का व्यास अधिक होता है, अतः परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और विभेदन क्षमता भी अधिक होती है। दर्पण का क्या होता है, व्यास अधिक होता है, इसलिए परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और विभेदन क्षमता भी अधिक होती है। एक नोट लगाओ, विभेदन क्षमता और आवर्धन क्षमता अधिक होती है। देखो भाई लेंस होता है, ठीक है, लेंस अपने बड़े द्वारक का विदर्शक दर्पण होता है, उसमें एक चीज समझ लो आप अच्छे से, देखो एक अच्छी चीज बता रहा हूँ कि अपने अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक है, लेकिन लेंसों का द्वारक बड़ा होना कठिन है। क्यों? क्योंकि एक बार जब हम लेंस को गर्म करते हैं उनको उनकी स्थिति में ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे अपने पास में कोई, अपन ने कांच को गर्म कर लिया तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, विकृति। कांच में वो दोष मतलब गर्म कर दिया तो हो सकता है वो साइड से मुड़ जाए, हो सकता है बीच में से पिघल जाए, तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। उस विकृति को हम लाख उपाय कर लिए तो हम उसको दूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए दर्पण में क्या होता है, दर्पण में एक सिस्टम होता है कि प्रतिबिंब पर कांच की विकृति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कांच के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं करता दर्पण में। इस वजह से ये सारे कहानी हमने आज पढ़ी है, और मेरी तरफ से आपका नव पाठ का एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक भी मेरा कोई अधूरा नहीं रहा अब तक का। नव पाठ, हाँ बैग उठाओ, खजा नहीं जा रहे, हाँ सीधे कर रहा है। अब तो गलत दिन हो गया यार, क्लास लेवल की बहुत से बच्चे तो मास्टर की शक्ल देखवा को तरस रहे हैं और साथ में दोस्तों की शक्ल देखने को तरस रहे हैं। एक बात फील करी तुमने 6-7 दिन में, जो आनंद क्लास के साथ था वो आनंद घर नहीं था। हमारे क्लास गए हैं क्या? स्कूल हो गए तो हम देखो मतलब थक गए घर, है ना, बैठे बैठे। एक आया ऐसे लगता है कि यार बहुत दिन हो गए घर, है ना, ज्यादा दिन रुक जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपका नवा पाठ आज पूरा हो गया, और आपका कल कल ये टाइम आना है आपको, परसों मैं आपकी लंबी क्लास लगाऊंगा। नहीं यार, आना क्यों नहीं है? सुन ले, ज्यादा दिमाग लगा रहा। और अगर मेरे दिमाग
थोड़ा मतलब जच गई अच्छे से। और आपका बॉयज का जो टाइम है आपका जो भी क्लासों का वो आगे पीछे हो सकता है, क्यों कल मेरा मूड है मैं 4 घंटे की क्लास लेने है, 4 घंटे, ताकि 10वें पार्ट को अपन कंप्लीट रूप से ढंग से कंप्लीट करें। चलो 10वें को फिर ऐसे ही पढ़ा देते, फिर 11वें को 4 घंटे लेंगे, ठीक है कैसे, चलो ठीक है, कल तो ये ऐसे ही चलेगी। जब भी बीच में क्लास लूंगा मैं एक दिन 4-5 घंटे की, जो दोनों बैचों की लूंगा 4-4 घंटे की, तो उससे क्या होगा कि अपना 11वां पार्ट और 12वां पार्ट, इन पार्टों को अपन 1-1, 2-2 दिन में खत्म करें। इनको अपन ऐसे नहीं करेंगे कंटिन्यू क्लास, 4 घंटे की 5 घंटे क्लास लगाएंगे, उसमें रिकॉर्ड भी कर लेंगे, जैसे 2 घंटे क्लास को फर्स्ट बैच में कर ले इतने, फिर हम अपना जो भी चीज़ है सिस्टम है उसको चार्ज करके फिर अगले बैच में 2 घंटे क्लास रिकॉर्ड कर। इसलिए आप सब अब ये नवंबर का महीना आपके लिए जिंदगी का अनमोल महीना है। देखो अक्टूबर में पता लगा था कैसे निकल गया, अक्टूबर में कोई पता नहीं लगा ना, क्यों, एक दिवाली से पहले का जो नवरात्रा स्थापना होती है उससे लेके और दिवाली खत्म होती है तब तक ये महीना एक ऐसा महीना आता है कि इसमें पढ़ाई कम होती है, हर्ष और उल्लास का महीना होता है, इसके अंदर अपनी पढ़ाई बहुत कम होती है और इसके अंदर छुट्टी आ जाती है। अब ध्यान रखो शीतकालीन में भी आपकी छुट्टी आएंगी एग्जाम लगते ही, तो वो महीना आपको दिसंबर में देखो 10 तारीख से आपके एग्जाम आ जाएंगे, तो कोशिश ये करें, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे से भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा, आप सब 1-1.5 महीने की बात है अपने मम्मी पापा को मैनेज करें और आप सब अपने उनको समझाकर आप जो भी अपनी पढ़ाई है उसको आप अच्छे से करें। क्लास अगर मैं 4 घंटे लेता हूँ तो आप आ सकते हो, क्योंकि देखो भाई ये तो पैसा है, आज है कल नहीं है, आज हो सकता है अपना हाथ का मेला, आज अपन पढ़ रहे हैं और अपन पैसा खर्च कर रहे हैं और कल हो सकता है इससे हम डबल पैसा कमा लें, और आज आप क्लास आ रहे हो और इससे आपकी परसेंटेज और अच्छी बन जाए। तो आप कोशिश करें आप अच्छे से, ऑनलाइन वाले बच्चों को परेशान बिल्कुल कतई नहीं करूंगा, मेरे से संभव होगा जितना क्लास तो आपकी बिल्कुल ऑनलाइन ही मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट जो प्री हाफ ईयरली का जो टेस्ट होगा वो मैं आपसे ही कहूँगा आपको देने आना पड़ेगा। और ये बात देखो घर पे एक ही बात बोले भाई, स्कूल का जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं कोचिंग जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं, स्कूल का संबंध और यहाँ का संबंध अलग है। आप सोचे माई स्कूल फोन कर लो कि सर क्लास कितने बजे आना है, वो सर क्लास, अपनी यहाँ की क्लास अलग सिस्टम है, बच्चे ऑफलाइन वाले वो भी सुन लो टेस्ट देना आना ही पड़ेगा। हो सकता है कि मैं आपका टेस्ट स्कूल की छुट्टी से बाद में रख दूं, हो सकता है आपका टेस्ट मैं संडे को रख दूं, तो जब भी जैसे सिचुएशन होगी मैं टाइम टेबल एक ऐसा रखूंगा आपको डिस्टर्ब नहीं होंगे आप, क्योंकि टेस्ट अगर हाफ ईयरली का आप 2 टेस्ट दे दिए और आप तीसरी फिर हाफ ईयरली दोगे तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारी पहली किताब हमको खूब अच्छे से आती है। इसके अलावा आपको दूसरी किताब आपको टेस्ट दे दिया दिवाली पे तो ये भी आपको कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, आराम से, डिप्रेशन मत लो, तनाव मत लो, फिर भी आपको तनाव होता है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे से संपर्क करो या आपके जो भी टीचर्स हैं उनसे संपर्क करो, ताकि आप बिल्कुल एक सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से अपनी पढ़ाई को आप अंजाम दें, ठीक है। जरूर नहीं है मैं ही हूँ, कोई भी आपका जो भी टीचर है आप उससे जिससे आपकी अच्छी बनती है उनसे आप सलाह ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।